नमस्कार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी का 31 अगस्त 2020 को इस दुनिया से चले जाना भारतीय राजनीति में शायद इतनी बड़ी रिक्तता है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आज हम उन्हीं के जीवन से जुड़ी बातों पर और उनके व्यक्तित्व पर, राजनीतिक सफ़र पर चर्चा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देंगे अपने कार्यक्रम के माध्यम से, जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार श्री सतीश कौशिक जी को। समाज सेवी भी हैं आप, और इनके साथ हैं डॉक्टर अमिता गिरधर, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, और इन्हीं के साथ हैं श्री लोकेश मोहन खट्टर जी, आप रंगकर्मी हैं और साहित्यकार भी हैं। आप तीनों का हमारे इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सतीश कौशिक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी की हम बात करें, राष्ट्रपति जी की बात करें, तो उन्हें संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ और जो संसद के कायदे कानूनों का पालन करने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान थी। उनकी जो छवि बिल्कुल बेदाग थी। सर, थोड़ा सा हम आपसे उनके पारिवारिक और पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। नहीं, ऐसा है कि प्रणब दा, जैसे सबको पता है कि भी तकरीबन 50 साल तक राजनीति में रहे और उनका जीवन बिल्कुल बेदाग, बिल्कुल किसी के पक्षपात से दूर रहा हमेशा। उनकी जहाँ तक निजी ज़िंदगी का सवाल है तो उनके पिताजी जो थे कामद किंकर मुखर्जी साहब, वो वीरभूमि जिला के एक गांव से ताल्लुक़ रखते थे। वो स्वतंत्रता सेनानी थे। 10 साल तक उन्होंने अंग्रेज़ों के विरोध में सजा भी काटी जेल की। उसके बाद वो 10 साल तक बंगाल विधान परिषद के सदस्य रहे। तो उन्हीं की छत्र छाया में इनका लालन पालन हुआ। इन्होंने भी, प्रणब दा ने भी जो है वो पहले इतिहास से, फिर राजनीति शास्त्र से एमए किया। उसके बाद क्योंकि वो एलएलबी भी पास कर चुके थे, उनको सारे कायदे कानून, जैसे आपने बताया कि संसद के हों या चाहे समाज से जुड़े हों, चाहे किसी चीज़ से भी कायदे कानून जो जुड़े, सब उनका ज्ञान था उनको। और निजी जीवन में बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे। मैंने पढ़ा एक जगह कि दुर्गा पूजा के समय 4 दिन तक वो अपने गांव में रहकर एक वस्त्र में और दुर्गा पूजा का पूरा आह्वान करके वहाँ पे पूरा उनका विधि विधान से पूजन करते थे। तो इस तरह से पूरे धार्मिक और सांस्कृतिक उनका जीवन रहा, व्यक्तित्व धनी थे वो। बिल्कुल। हमने भी उनका जब बारे में पढ़ा तो सर, दुर्गा पूजा उनका प्रिय त्योहार था। और उसमें पूरी श्रद्धा से उपवास भी वो रखते थे। उपवास भी रखते थे, बिल्कुल ठीक बात है। वो एक राजनीतिक सफ़र की अगर हम बात करें, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे सर। तो इतने महान व्यक्तित्व, इतने ऊंचे पद पर होते हुए भी वो बिल्कुल साधारण प्रतिभा उनके अंदर, मतलब साधारण व्यक्तित्व रहते थे, साधारण व्यक्तित्व रखते थे। बिल्कुल। वो मैं एक उनका गृहस्थ जीवन को लेके मैंने एक जगह और बड़ा एक दिलचस्प बात पढ़ी कि शुभ्रा जी जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने मेरे उस इंटरव्यू में बताया था कि वो मेरे को कभी कोई साड़ी गिफ्ट ला के नहीं देते थे मेरे जन्मदिन पे। वो हमेशा जब भी मेरा जन्मदिन होता तो सिर्फ अपने स्नेह से मेरे को जो है उपकृत करते थे। और उनकी एक विशेष बात ये रही कि जब भी वो स्नान करके आते तो पूजा के तुरंत बाद वो अपनी पत्नी के मस्तक पर हाथ रखते, कुछ मंत्रोच्चारण करते और उसके बाद वो अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते थे। ये सिलसिला उनका पूरी ज़िंदगी चलता रहा। यानी कि अपने जो सामाजिक नियम थे वो पूरी निष्ठा से वो निभाते रहे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। मैम, शिक्षा की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही, जैसे अभी सर ने बताया कि एमए अर्थशास्त्र भी थे, राजनीतिक शास्त्र भी थे। तो उन्होंने, मैंने कहीं पढ़ा था कि वो जब शिक्षा की बात चलती है तो उन्होंने कहा था कि नागालैंड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने बोलते हुए ये कहा था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, ऐसा उपकरण है जो पूरे समाज को बदल सकता है। क्या आपको लगता है कि आज के जीवन में जो युवा पीढ़ी है उनको इस बात पर अमल करने की ज़रूरत है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रणब दा जो है, जैसे कि सर ने अभी बताया कि वो कुछ ऐसे गिने चुने नेताओं में से एक थे जिनका सम्मान सभी दलों के नेता करते थे। जी, सभी दलों के जो लोग थे।
तो शिक्षा के लिए और अपनी सामाजिक जो उनकी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। एक वाकया मैंने कहीं पढ़ा, उसमें वो ये उनके बचपन की बात है कि वो शिक्षा के लिए कितने ज़्यादा जागरूक थे। क्या जब वो बहुत छोटे थे, दूसरी कक्षा में पढ़ते थे, तो जो उनका स्कूल था, जो उनका विद्यालय था, वो सिर्फ दूसरी कक्षा तक था। तो उसके बाद उनको जिस विद्यालय में जाना था, वो जिसमें वो जाना चाहते थे, वो 5वीं कक्षा से शुरू होता था। और देखिए उनकी शिक्षा के प्रति रुचि, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने ये ठान ली कि मुझे मतलब शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ना है। हाँ। तो उन्होंने सीधा तैयारी की और 5वीं कक्षा का उनके लिए एक अलग से टेस्ट कंडक्ट किया गया, और उसमें उन्होंने आप मानेंगी नहीं कि उन्होंने वो उत्तीर्ण कर ली परीक्षा। तो ये बहुत बड़ी बात है, शिक्षा के लिए उनका इतना ज़्यादा और सामाजिक भी बहुत ज़्यादा वो अवेयर थे। लेकिन जहाँ तक उनकी छवि की बात है, आप लोगों ने जैसे अभी बताया कि कोई भी दल हो, सब उनको आदर सम्मान देता था, क्योंकि उनके व्यक्तिगत विचारधारा ही इतनी ऊंची थी कि एक दल से तक सीमित नहीं थी सर। जी हाँ। तो सर उनको, अगर अभी आपने जिक्र किया था कि इतने मतलब एजुकेशन के प्रति इतने अग्रेशन था उनके लिए, मतलब ईगरनेस थी उनके अंदर, कि वो बचपन, जिस छोटी सी उम्र में बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, उस उम्र में उनको एजुकेशन का महत्व पता लगा। और सर आपने अभी भी कहा कि चलते फिरती एनसाइक्लोपीडिया भी उनको कहा जाता है। और एक चीज और कि तेज दिमाग और याददाश्त उनकी इतनी शार्प थी, मैंने पढ़ा था कहीं कि उनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। तो सर इस उम्र में भी उनकी याददाश्त जो है इतनी बढ़िया थी कि सबका मार्गदर्शन करते थे। जहाँ तक जो गठबंधन सरकार जब बनी इंदिरा जी के बाद, या जिस समय भी, उस समय भी इनका रोल सबसे ज्यादा विपरीत जो विचारों की पार्टियां थी, जो लोग थे, इनका वाम दलों से भी साथ बांध के रखना, उसमें सबसे वाम दलों से भी उतना ही अच्छा इनका सामंजस्य था जितना कांग्रेस से था। जी बिल्कुल। और संघ से भी उतना ही के साथ इन्होंने बहुत भागवत का यही कारण था कि गठबंधन सरकार इन्हीं के भरोसे चलती रही। अभी भागवत जी का स्टेटमेंट आया है कि राष्ट्रपति जब थे तब भी मैं उनसे 2 बार मिला, और राष्ट्रपति नहीं थे तब भी 3-4 बार उनसे मैं मिलता रहा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर वो 2 बार वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री भी रहे, और विदेशों में भी उनकी छवि वैसी ही थी जैसी हिंदुस्तान में है। बिल्कुल साफ छवि के बेदाग नेता के रूप में उनको जाना जाता है। तो सर अगर उनके शौक की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने रीडिंग का बहुत शौक था उनको, कि वो उन्होंने लिखा कि मैं एक दिन में लगातार 3 पुस्तकें पढ़ सकता हूँ। तो और लेकिन आपको क्या लगता है कि आज की युवा पीढ़ी में सीखने की जो लालसा है, ईगरनेस जो उस समय थी, हमारे राष्ट्रपति जी की बात करें तो आज की पीढ़ी में वो संयम की जरूरत मुझे लगता है कहीं ना कहीं है, कमी है। ये रुचि की बात है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर हो। यहाँ लेकिन उस वक्त चलन था पुस्तकें पढ़ने का। बिल्कुल। आज हमारे पास और भी बहुत से आज बहुत सारे लोग आज भी पढ़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि आज भी जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, हम उन लोगों को हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, या हम उनको सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये लोग पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट या लेखक हैं। जैसे प्रणव दा जो है, उन्होंने 2 बुक्स लिखी। देखिए मेरे को अपने बारे में लिखा, उन्होंने कांग्रेस के बारे में लिखा, इंदिरा जी के बारे में लिखा, या किसी के बारे में भी लिखा। एक बुक तो उनकी 3 किताबें उनकी आई। उन्होंने 3 इराज के ऊपर जो है 3 किताबें लिखी हैं। अपना जो उनका जीवन काल रहा उसको 3 भागों में बांट कर उन्होंने 3 किताबें उन्होंने लिखी। एक का विमोचन जो है मोदी जी ने किया था। हाँ जी। सर उनकी व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो इतना लोकप्रिय थे वो पूरे देश के अंदर कि हर कोई आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा। आपने कहा कि दल कोई भी हो, दल तो सभी दे रहे हैं सर, लेकिन आम जनता की अगर हम बात करें, चाहे कोई कलाकार हो, चाहे कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, सब उनसे प्रेरित थे। तो उनके जो व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा सा आप पूछना चाहेंगे आपसे। हाँ, उसमें मैं ये बताऊं आपको कि प्रणव दा जो थे वो संगीत के बहुत शौकीन थे। इसके अलावा गायन का वो सुनते थे। तो बड़े बड़े जो जितने हमारे क्लासिकल सिंगर हुए हैं उनके सारा संग्रह उनके पास था। इसके अलावा मैंने आपको जिक्र किया कि जो देश की हमारी सांस्कृतिक जो एक उनके पास विरासत थी उसको बड़ा सहेज के रखते थे। एक वाक़या मेरे को याद आता है कि मैंने कहीं पढ़ा,
बल्कि अंदर की खबर ये, जो कि कांग्रेस कमेटी के अंदर की खबर किसी ने बताई कि जब आदि शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया मद्रास में, तो वो बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये इतने बड़े संत को आपने गिरफ्तार कर लिया और आप कुछ नहीं बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं बोली। तो कहने लगे ये तो सेकुलरिज्म का सवाल है, ये तो धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, इसमें कौन बोलेगा। उन्होंने कहा सारी धर्मनिरपेक्षता हमारे लिए ही है क्या, कह के उन्होंने उसका विरोध किया और उसके बाद उनकी रिहाई भी हुई शंकराचार्य की। तो ऐसा उनका विचार था कि भी वो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ भी जाके जो है वो अपनी बात कह सकने का हौसला रखते थे। यानी कि जो सबके हित में बात होती थी, प्रणव दा राष्ट्रपति जी उन्हीं के बारे में अपने विचार प्रकट करते थे। हाँ, चाहे वो, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं थे जब ये आदि शंकराचार्य का जब ये हुआ था हादसा, तब ये उस वक्त तो शंकराचार्य वो नहीं थे, राष्ट्रपति नहीं थे जी। मैम, जैसे सर ने बताया कि कला और संस्कृति के में भी उनकी गहरी रुचि थी, म्यूज़िक सुनने का उन्हें शौक़ था और काफ़ी सारा कलेक्शन भी था उनके पास, चाहे वो फिल्म संगीत की बात हो या हमारे जो सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात हो। और राष्ट्रपति भवन में भी जैसे बच्चों को भी वो बहुत आदर और प्यार देते थे सर। अगर बच्चे किसी राष्ट्रपति भवन की विज़िट में आते थे तो पूरा उनको चाहे वो लाइब्रेरी है, चाहे वो कोई संग्रहालय है, सारा उनके लिए खोल दिया जाता था। तो ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज के जो बच्चे हैं उनको किस तरह की प्रेरणा लेने की ज़रूरत है? जी, जैसे अंजू जी, जैसे मैं अभी आपको उनकी सादगी के बारे में एक वाकया बता रही थी कि जब वो किसी जगह से जा रहे थे तो उनकी गाड़ी जो थी वो एक साइकिल सवार से टकरा गई। तो वो इतने सीधे और सरल थे कि वो शायद उनके मन में जो एक हिंदी ना जानने का मलाल था, उसकी वजह से भी उनको इसका सामना करना पड़ा कि उन्हें लोगों ने बंधक बना लिया बिना उनसे पूछे कि वो ये कहना चाहते थे कि पहले जो गिरा है, जिसे चोट लगी है, उसको इलाज की ज़रूरत है। लेकिन सब लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाकर उन्हें रोके रखा, बंधक बना के रखा। फिर उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला, गाड़ी से वो साइकिल सवार को जो भी थी मरहम पट्टी करा के लाया और उन्होंने पूरी उनको मतलब जो भी उनकी खर्चा था, जो भी खर्च आया इलाज में, पूरी तरीके से संतुष्ट किया। अब ये देखिए, इतने सिंपल, इतने सरल, और उस वक्त वो सांसद के रूप में थे। ये 1998 की बात है, तो वो एक सांसद के रूप में थे। तो वो कोई एक बहुत छोटी शख्सियत नहीं थे। वो चाहते तो अपना रुतबा, अपना जो है अथॉरिटी, उसका पावर का इस्तेमाल करके वो वहाँ पर लोगों को कुछ भी कह सकते थे, बट उन्होंने इस चीज़ का नहीं किया। तो आज के युवा अगर हम देखिए आपको कुछ भी थोड़ा सा ओहदा मिलता है तो हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, और घमंड होता है, अहंकार आ जाता है हमें कि बस हमसे ऊपर अब कोई नहीं है। बट आज के युवा को ये समझने की ज़रूरत है कि चाहे आप कहीं भी पहुंच जाएं, चाहे आप कितना ही ऊंचे ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाएं, आपको अंदर से सरल और सादगी पूर्ण जो आपका व्यक्तित्व होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि मानवता आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। आप चाहे किसी ओहदे पे हैं, किसी पद पर पहुंच जाएं, बिल्कुल तो मानवता की सीख लेने की बहुत ज़रूरत है आज की युवा पीढ़ी। बिल्कुल सही। हाँ जी सर, जैसे मैम ने बात कही कि कितने सॉफ्ट, कोमल हृदय कहीं ना कहीं उनके अंदर था। अपनी पोजीशन को भूलकर एक आम आदमी की तरह, एक दयालु व्यक्तित्व की तरह उन्होंने उनके साथ व्यवहार किया। तो आजकल मानवता की अगर हम बात करें, ऐसी सरलता कैसे आएगी समाज में? सबसे बड़ी बात मैं आपको थोड़ा सा इससे अलग हट के जवाब देता हूँ। राष्ट्रपति जो होते हैं, जो भी प्रेसिडेंट रहते हैं, उनके पास याचिकाएं जाती हैं कि कहीं भी किसी भी कोर्ट से, जैसे सुप्रीम कोर्ट से कोई याचिका जिसमें फांसी की सजा या कैद या इस तरह की कोई भी सजाएं होती हैं, तो वो माफ़ी के लिए राष्ट्रपति के पास जाती हैं, एप्लीकेशन लगती है, विशेषकर मृत्युदंड के माफ किया जाए, विशेषकर मृत्युदंड के खिलाफ। और ये हर जितने भी राष्ट्रपति हमारे देश में रहे, उन सब से ज्यादा तेज और जल्दी फैसले किसी ने लिए हैं तो वो प्रणव दा थे। इसका मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी। जी, राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें सर, तो उनको जैसे 2 बार वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री भी रहे, तो वहाँ भी उनको अच्छी समझ थी राजनीतिक मामलों की। विदेश मंत्री रहते हुए भी जो जितने भी मैटर्स थे, इंटरनेशनल मैटर पे, उन्होंने खुल के बोला और अच्छे निर्णय दिए। तो
तो डिसीजन मेकिंग तो कहीं ना कहीं वहाँ भी झलकती है सर, और पूरी दुनिया ने उनको सराहा भी। और अगर सर सामाजिक विकास की बात अगर हम करते हैं तो उनका ये मानना था कि सामाजिक विकास होना चाहिए, और खासकर जैसे आपने अभी एक किस्सा सुनाया कि सुबह उठकर वो अपनी पत्नी के सिर पे हाथ रखते, तो महिलाओं के लिए एक खास जगह थी उनके दिल में। वो चाहते थे कि महिलाओं का आदर किसी भी प्रकार से मतलब निरादर समाज में नहीं होना। घर से शुरू होता है जी, महिलाओं का आदर या महिलाओं का सत्कार जो घर से शुरू होता है, तो वो अपने परिवार से ही अपना स्नेह बांटना शुरू करते हैं और सारे समाज में फिर उसका विस्तार। ये उसी कड़ी में अगर आप ये सोचें कि अपना पद त्यागने से कुछ टाइम पहले एक पूना का और एक इंदौर का शायद या MP का, ये 2 केसों में उन्होंने रेपिस्ट को जो फांसी की सज़ा दी हुई थी उसमें उन्होंने उसको बरकरार रखा कि इन्हें फांसी होनी ही चाहिए, क्योंकि महिलाओं के प्रति जो अत्याचार थे वो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होते। जो भी सहृदय है, कोमल हृदय से। जी मैम, आप क्या कहेंगे कि जो आज का राजनीतिक माहौल है उसमें प्रणव दा की अगर हम बात करें तो वो एक प्रेरणा के रूप में महिलाओं के अगर मैटर आते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात आती है, तो वो किस तरीके से उनसे प्रेरणा लेके काम कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए अभी हमने सर ने एक बात की कि वो सामाजिक रूप से बहुत जिसे कहते हैं अवेयर, बहुत जागरूक थे। तो महिलाओं के लिए भी उनका उतना ही, महिलाओं के प्रति उतना ही उनको सम्मान था। तो आज के जो राजनीतिक हमारा जो संदर्भ है उसमें अगर हम ये बात कहें तो हम ये सीख ले सकते हैं कि देखिए महिलाएं, हर महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग तरीके से बनाया गया है। भगवान ने अलग अलग तरीके से महिलाओं और पुरुषों को बनाया है, पर दोनों में ही कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और कुछ ना कुछ कमियां रखी हैं। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो अगर महिलाओं को देखें तो उनके गुणों को देखते हुए, महिलाओं में जो अभी सर ने बताया एक जो वो बहुत कोमल हृदय और जो एक इंसानियत की भावना या मानवता की भावना उनमें ज़्यादा होती है, तो आप उस तरीके के अगर देखिए अपनी चारों तरफ अगर हम नज़र डालें तो आप कॉरपोरेट सेक्टर में जो हमारे आज के कंपनीज़ में जो आप महिलाएं जॉब करती हैं उनमें भी आप देखें तो उनको उन्हीं तरह के जॉब प्रोफाइल्स दिए जाते हैं। तो हम राजनीतिक क्षेत्र में भी ऐसा सोच सकते हैं। बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि जो प्रणवदा के जो महिलाओं के लिए विचार थे वो उनके घर में ही आप देखिए कि उनकी पत्नी बहुत बड़ी गायिका थी, रविंद्र संगीत की बहुत बड़ी गायिका थी, वो बहुत बड़ी रंगकर्मी थी, वो बहुत बड़ी चित्रकार थी। उन्होंने कभी उनको नहीं टोका कि तुम ये गृहस्थ छोड़ के क्या कर रही हो या गृहस्थ में क्यों नहीं पूरा ध्यान दे रही हो। इसके अलावा उनकी जो सुपुत्री हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी, वो इंटरनेशनल लेवल की कथक डांसर हैं। उन्होंने अपने घर में सबको स्वतंत्रता दी, खासकर विशेषकर महिलाओं को कि आप अपनी पूरी लिबर्टी से अपना काम कर सकती हैं, अपना रुचि अपना जो आपकी है उसको पूरा विस्तार दीजिए। तो महिला सशक्तिकरण और इससे ज़्यादा क्या हमारे सामने उदाहरण होगा। बिल्कुल सही। यानी कि उन्होंने अपने घर से ही शुरुआत की महिलाओं को आगे बढ़ाने की, चाहे वो कला या संस्कृति का क्षेत्र है। एग्जाम्पल पेश किया उन्होंने कि भी इस तरह से भी हम अपने घर से शुरुआत करके और महिलाओं के जो उनकी जो इंटरेस्ट हैं, जो उनकी रुचियां हैं, उनको हम फलीभूत कर सकते हैं। जी सर, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, हर क्षेत्र में उनका चारों तरफ जो है ध्यान केंद्रित था, और ताकि हमारे समाज का, हमारे देश का संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो सके। तो ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरह के जो महापुरुष हमारे देश में इस धरती पे जन्म लेते हैं, और ये तो वैसे भी वीरों की धरती है हमारा हिंदुस्तान, भारत जो संस्कृति है हमारी, इस संस्कृति को अगर हम छू भी पाते हैं तो मुझे लगता है कि ये सारी कुरीतियाँ खत्म हो जाएंगी और हम एक अच्छी तरह से समाज को एक निर्माण कर सकते हैं। ज़रूरी है कि हम लोग उन संस्कारों से परिचित रहें, जैसे प्रणवदा के संस्कार थे, या जो बातें उनकी हैं उन पे हम अमल करें। जैसे हम परिवार के अंदर, जैसे वो अपनी बेटी को, बीवी को या घर की महिलाओं को जितना स्नेह और जितना उनको आज़ादी देते थे, जिस तरह से उनको कार्य करने की प्रेरणा देते थे, इसी तरह से अगर हर घर के अंदर, हर परिवार के अंदर हर माँ बाप अपने बच्चों को उसी तरह के संस्कार देके, उस तरह की आज़ादी और उस तरह की प्रेरणाएं देके ये काम करे, तो मुझे लगता है
कि समाज बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाएगा, जी। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारे समाज में। जी सर, देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उनको मिला, भारत विभूषण भी उनको मिला, सर्वश्रेष्ठ सांसद का पद्म विभूषण। जी पद्म विभूषण मिला और सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मिला। एक ही व्यक्ति मतलब इतनी सारी प्रतिभाओं के होने के बावजूद भी राजनीति में मुझे नहीं लगता सर, राजनीति में अपनी छवि को साफ बनाए रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हर दल साफ छवि कैसे, मतलब किस वजह से ऐसा हुआ होगा, आपको क्या लगता है? ये मेरा ख्याल ये है कि उनके परिवार के संस्कार थे। उनके, जैसे मैंने बताया, उनके पिताजी स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बड़े कॉमन घर से थे और अपने बलबूते पे उन्होंने सारी अपने स्टडीज़ की। और शुरू से ही देखिए, मेरे को एक ध्यान आता है कि राष्ट्रपति भवन में अगर सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ी गई तो कहीं लिखा है कि या तो प्रणब दा के टाइम पढ़ी गई या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के टाइम पढ़ी गई। जी। राधाकृष्णन के टाइम ये मशहूर था कि उनका आधा बेड जो है वो किताबों से भरा रहता था और आधे बेड पे वो सोते थे। इसी तरह से इनके यहाँ भी इतनी लंबी चौड़ी विस्तृत लाइब्रेरी है एक, जिसमें कि वर्ल्ड की सारी स्तरीय जितनी भी किताबें हैं या पत्रिकाएं हैं वो इनके पास आती, उनको नियमित रूप से पढ़ते भी थे। जी, यानी कि संस्कार कहीं ना कहीं आपकी छवि को, आपकी व्यक्तित्व को निखारने का काम करते हैं। जी मैम, अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि श्रद्धांजलि के रूप में आप पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि जो सादगी, जो सरलता प्रणब दा के व्यक्तित्व में थी, जो मिलनसार व्यक्तित्व उनका था, मैं इसमें एक वाकया और जोड़ना चाहूँगी कि अभी आपने बताया कि इतनी साफ और बेदाग छवि जो कि आज के समय में अगर हम देखें राजनीतिक दलों में और नेताओं में बहुत कम देखने को मिलती है। एक वाकया है कि उन्हें किसी ने ये बताया कि आपके राज्य के फल बहुत मशहूर हैं, तो उन्होंने ये प्रथा शुरू की कि आम और लीची वो उनके यहाँ काफ़ी फेमस हैं वहाँ पे, तो उन्होंने इसकी भेंट देने की शुरुआत की और बिना ये इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से दल के नेता हैं, हर दल के नेताओं को उन्होंने ये भेंट दी। तो ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक थे प्रणब मुखर्जी। सामाजिक समरसता कहीं ना कहीं उनके विचार में थी। जी हाँ। तो हमारे समाज को आपसी प्रेम और भाईचारे की सीख लेने की ज़रूरत है, सादगी भरे व्यक्तित्व की सीख लेने की प्रणब दा से आज ज़रूरत है, ताकि हमारे समाज का संपूर्ण विकास हो सके। आप तीनों इस चर्चा में व्यक्तित्व पे, प्रणब दा के व्यक्तित्व पे हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।